जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। दोस्तों, यदि महान सिल्क मार्ग की बात करें तो इसका निर्माण कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। कनिष्क जो है कुषाण वंश के एक महान शासक थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी और कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर आधुनिक पेशावर को कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कुषाण वंश से संबंधित थे। और एक जो है प्रश्न और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि महाभिवास सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाभिवास सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। ये जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? आपको बताना है दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है उसे किसके द्वारा स्थापित कराया गया था। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है, यह एक विशाल लौह स्तंभ है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था, परंतु इसको जो है दिल्ली में लाने का जो श्रेय है वह तुगलक को जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का रचयिता कौन है? आपको बताना है आईने अकबरी की रचना किसने की है। फरिश्ता ने की, इब्न बतूता ने की, अबुल फजल ने की या बीरबल ने की थी। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल द्वारा जो है आईने अकबरी की जो है रचना की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल जो है अकबर का दरबारी था जो है, और इसकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था या किसे चुना गया था? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो संविधान सभा बनाई गई थी उनमें जो है उन सदस्यों ने पहली बार 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थाई सदस्य अध्यक्ष का चुनाव किया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी का। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को ही उन्होंने जो है चुनाव किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और वे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे। तो एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछा गया है कि अस्थाई सदस्य कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और यदि अस्थाई अध्यक्ष के बारे में बात करता है तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है के एम मुंशी, वी आर अम्बेडकर, के टी शाह या राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, के टी शाह जी ने कहा था कि राज्य का जो राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व है यह एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। तो यह कथन के टी शाह द्वारा कहा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है राज्य को कल्याणकारी प्रशासन की नीतियों का निर्देश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ स्तंभ अर्थात फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस तथा समाचार पत्र। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, प्रेस तथा समाचार पत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है 4 स्तंभ होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, और इसके अतिरिक्त जो है
स्वतंत्र मीडिया होती है, स्वतंत्र प्रेस, जिस समाचार पत्र आदि होते हैं। प्रेस तथा समाचार पत्रों को जो है आधुनिक उदार लोकतंत्र में फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। स्वतंत्र तथा सशक्त प्रेस लोकतंत्र के रक्षक और सजग प्रहरी होते हैं। और यदि बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में, तो प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा। प्रेस तथा समाचार पत्र जो है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति की सलाह होती है, की सलाह पर वो भंग करता है, या लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और लोकसभा को विघटित करने के लिए, भंग करने के लिए चुनाव कराए जाने आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को, संसद को, निर्वाचन आयोग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वह संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। संसद को यह अधिकार कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ पर चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1882 में फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव जीता और चुनाव लड़ा, और ये जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। पार्लियामेंट में जो है इन्होंने सदस्यता पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, या झारखंड। तो दोस्तों इसमें से जो है ऑप्शन आपका डी सही होगा, झारखंड। भारत में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों से होकर के गुजरती है। यदि बात करें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो यदि हम प्रश्न की बात करें तो इन राज्यों में जो झारखंड राज्य है यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। एक बार मैं और बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारतीय 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है? आपको बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है चाय और कहवा की दोनों की खेती की जाती है, लेकिन यदि व्यापक पैमाने में बात करें तो चाय का उत्पादन वहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी पश्चिम में बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो ये भी प्रश्न बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, या नर्मदा। तो इसमें से जो है नर्मदा ऑप्शन सही होगा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय गैंडों को लेकर के जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, अभयारण्य से संबंधित जो प्रश्न आते हैं
उनमें पूछा जाता है। तो बताइए भारतीय जो है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। काजीरंगा अभयारण्य में जो है भारतीय गैंडों के लिए जो जगह है असम में, जो असम के जोरहाट जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारतीय गैंडे मौजूद होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है चीता, एक सींग वाले तो गैंडा तो मैं बता ही दिया आपको, और जल पक्षी गौर ये भी वहीं पर मौजूद हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, काजीरंगा अभयारण्य। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी या सुवर्णरेखा। तो ऑप्शन स्टील नदी जो है, सॉरी स्टील सिटी राउरकेला वह ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ये ब्राह्मणी नदी जो है या स्टील सिटी राउरकेला जो कारखाना है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है जर्मनी के सहयोग से कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको बताना है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि जो भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है। तो मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वह जो है आपका सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह आपका जो है मुंबई है, और सबसे जो है यदि बात करता है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह तो वह विशाखापट्टनम है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, मुंबई। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपको बताना है दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस का पश्चिमी तट, चंद्रमा पर, यह जो है भारत का पश्चिमी तट है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपने पढ़ा होगा, या जिसे शांत सागर कहते हैं, यह जो है चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का जो पृष्ठ भाग है वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं और पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इस भाग को ही शांत सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, ट्रांसक्विलिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ये एग्जाम्स में दोस्तों पूछता है, वायुमंडल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो आपको बताना है वायुमंडल की जो बाहरी परत है उसे क्या कहा जाता है। वायुमंडल के बाह्यतम परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है या जो है बहिर्मंडल कहा जाता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, एक्सोस्फीयर। दोस्तों यदि हम बात करें तापक्रम और वायुदाब के अनुसार जो है वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर यदि जो है गिना जाए तो क्रमशः जो है ये अनुक्रम निकल करके आता है। जो वायुमंडल जो सबसे अंदर का जो है मंडल है, कहने का मतलब जो सबसे नीचे का है, तो उसे जो है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में होता है उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर मध्य मंडल आता है आपको मेसोस्फेयर, फिर ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, फिर आयन मंडल, आयनोस्फेयर। और उसके बाद में जो बहिर्मंडल है, सबसे बाहरी मंडल है, उसे आयतन मंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है, एक्सोस्फेयर, जो कि प्रश्न के अनुसार आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? तो आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, उपसौर या अपसौर। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, अपसौर। अपसौर या सर्वोच्च 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। इस समय पृथ्वी की चाल न्यूनतम होती है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही है, अपसौर। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ पर स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में हवाई जहाज प्रायः, दोस्तों ये 20वां प्रश्न था, यहाँ पर भी 19 से लिख उठा है। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? आपको बताना है ये हवाई जहाज किस मंडल में प्रायः उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या
बाहरी मंडल में। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा, समताप मंडल। जेट वायुयान या हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयानों को उड़ान की आवश्यक दशाएं प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है? आपको बताना है रिएक्टर स्केल पर किसकी तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की, वायु तीव्रता की, समुद्र की गहराई की, शरीर ऊष्मा की। तो रिएक्टर स्केल पर जैसा कि आप लोग जानते हैं भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंपीय प्रमाण के मापन के लिए किया जाता है। इस पैमाने का विकास 1935 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा किया गया था। इसमें जो है 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें हर आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने भूकंपीय परिमाण को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है एक रिएक्टर का यदि भूकंप आ रहा है तो वह जो है यदि एक रिएक्टर के बजाय 2 रिएक्टर का आ जाता है भूकंप तो वह अपने पिछले जो पैमाना था उससे 10 गुना जो है अधिक प्रबल होता है। तो आपका प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित इसकी तीव्रता मापता है भूकंप की। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? चलिए बताइए, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन इसमें है वर्गीज कुरियन, निकोलस टॉल्मी, नॉर्मन बोरलॉग या जो है फ्रेडरिक हैमिल्टन। तो ऑप्शन आपका सी सही है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 25 मार्च 1914 को जन्मे जर्मन जो वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 2009 को हुई थी। इन्हें जो है विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों, यदि भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो वह MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। आपको बताना है टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा जो है रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन बताते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में RPM कहते हैं। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का प्रयोग होता है। टैकोमीटर यंत्र से वायुयानों की भी गति मापी जाती है। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि टैकोमीटर जो है चाल मापन के प्रयोग में लिया जाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? चलिए बताइए, भारत द्वारा जो है प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? भास्कर, वरुण, आर्यभट्ट या जो है अग्नि। तो ऑप्शन इसमें जो है सी सही होगा, आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय जो उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के वैकोनूर से जो है वैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है, आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि द्रव में जो है पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। तो यह जो है अणुओं के मध्य सहसंजक बल के कारण होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? बताइए, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो यदि किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल जो बात करें तो कार्य करता है, जिससे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? आपको बताना है कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग में लिया जाता है। और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस समान मोटाई का। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, उत्तल लेंस। कैमरे को जो फोटो खींचने में उत्तल लेंस का प्रयोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे जो है हिंदी में भी कभी कभी पूछता है तो उसे जो है अभिदृश्यक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 28वां प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो,
क्षेत्रफल कम हो या आयतन अधिक हो। तो परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार और अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो बताइए किस किरण की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी? दोस्तों गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। इनकी वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये 30 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर के आर पार भी निकल जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे जल पंप में, रेल इंजन में, विद्युत पंखा, कल कारखानों आदि में होता है। उदाहरण के लिए आप जब जल पंप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसको जो है बिजली से कोई मोटर अगर आपने लगा दिया है तो वह जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेगा और जल जो है आपका बाहर निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।